नेपोलियन बोनापार्ट एक ऐसा आदमी जिसका एम्बिशन उसे पूरे कॉन्टिनेंट को जीतने की राह पर ले गया। जो इंसान रॉयल फैमिली में पैदा नहीं हुआ था, आखिर उसने कैसे लगभग पूरे कॉन्टिनेंट पर कंट्रोल पा लिया। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगा उसके एम्बिशन और भूख के बारे में जो उसे यूरोप के शिखर तक ले गई। चलिए आपको ले चलता हूं इस सफर पर। कहानी शुरू होती है 1769 में, जब फ्रांस के छोटे से आइलैंड कॉर्सिका में जन्म हुआ नेपोलियन का। उस वक्त फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन का माहौल गर्म था। पुरानी मोनार्की गिर रही थी और नए लीडर्स उभर रहे थे। लोगों में आज़ादी की भूख थी और इसी अफरा तफरी में नेपोलियन ने अपना रास्ता बनाया। उसने मिलिट्री एकेडमी से पढ़ाई की और 1793 में सिर्फ 24 साल की उम्र में टूलोन की सीज में अपनी बहादुरी दिखाई। अब जिनको सीज ऑफ टूलोन के बारे में नहीं पता उन्हें मैं समझा दूं। 1793 में फ्रांस के टूलोन नाम के एक महत्वपूर्ण समुद्री शहर पर युद्ध हुआ। वहां के लोग जो राजा को सपोर्ट करते थे और मोनार्की को वापस लाना चाहते थे, उन्होंने ब्रिटिश और स्पेनिश आर्मी को बुला लिया। फ्रेंच रेवोल्यूशन वाली रिपब्लिकन आर्मी ने वापस अटैक करके टूलोन को जीत लिया और इस युद्ध की स्ट्रेटजी के पीछे नेपोलियन का हाथ था। ये उसकी पहली बड़ी जीत थी और यहीं से उसकी पहचान बढ़ने लगी, जिसके बाद उसे ब्रिगेडियर जनरल बना दिया गया। लेकिन असली खेल शुरू हुआ 1796 में। नेपोलियन को इटालियन कैंपेन की जिम्मेदारी मिली। उसके पास ना तो अच्छे कपड़े थे, ना ही खाना और ना ही प्रॉपर सैलरी। सोल्जर्स भूखे थे और हिम्मत हार चुके थे, लेकिन उसके पास एक प्लान था। उसने सोल्जर्स से वादा किया कि अगर वो जीतेंगे तो उन्हें दुनिया की सबसे उपजाऊ जमीन मिलेगी। उसने ऑस्ट्रियन और सार्डिनियन फौजों को हराकर इटली पर कब्जा कर लिया। ये पहला बड़ा कदम था जहां दुनिया को एहसास हुआ कि एक नया मिलिट्री जीनियस पैदा हो चुका है। इटली के बाद नेपोलियन की नजर इजिप्ट पर गई। 1798 में उसने इजिप्ट पर हमला किया। उसका मुख्य मकसद था ब्रिटेन के इंडिया तक जाने वाले ट्रेड रूट्स को काटना और उसकी इकोनॉमी को जोर का झटका देना। उस वक्त इंडिया और ब्रिटेन के बीच का ट्रेड रूट इजिप्ट के पास से गुजरता था। इजिप्ट उस रूट का मुख्य गेट जैसा था। पिरामिड्स के पास हुई लड़ाई में नेपोलियन ने मैमलुक्स को हरा दिया, लेकिन समुद्र में उसकी किस्मत साथ नहीं दी। ब्रिटिश एडमिरल होरेशियो नेल्सन ने बैटल ऑफ द नाइल में उसकी नेवी को तबाह कर दिया। नेपोलियन जमीन पर जीत गया, लेकिन समुद्र पर कंट्रोल नहीं कर पाया। इसलिए वो ब्रिटेन के ट्रेड रूट्स को पूरी तरह रोक नहीं सका। इजिप्ट पहुंचने के बाद उसे फ्रांस वापस बुलाया गया, क्योंकि वहां पॉलिटिकल हालत बिगड़ रही थी। डायरेक्टरी गवर्नमेंट कमजोर पड़ चुकी थी और फ्रांस को एक स्ट्रांग लीडर की जरूरत थी। यहां आता है एक महत्वपूर्ण मोड़। 1799 में नेपोलियन ने कूप ऑफ 18 ब्रूमियर किया। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी भाषा थी, कूप ऑफ 18 ब्रूमियर। चलिए इसे आसान शब्दों में समझते हैं। 18 ब्रूमियर का मतलब है फ्रेंच कैलेंडर की 9 नवंबर और कूप का मतलब होता है अचानक से सरकार को गिराकर पावर अपने हाथ में लेना। तो उस दिन नेपोलियन ने सरकार की सत्ता पलट दी और खुद को फ्रांस का फर्स्ट कंसल घोषित कर दिया। अब वो फ्रांस का सबसे पावरफुल आदमी बन चुका था, लगभग एक डिक्टेटर जैसा। उसने फ्रांस को स्थिर बनाया, बैंक बनाए और कानूनों में बड़े सुधार किए। अब सवाल ये था कि पावर को कैसे मेंटेन करें। उसके हाथ में पावर आ तो गई थी, लेकिन उसे कैसे अपने पास रखे ताकि कोई और उससे छीन ना सके। जवाब था और जीत। उसे समझ आ गया था कि जब तक वो युद्ध जीतता रहेगा तब तक लोग उसे स्ट्रांग लीडर मानेंगे और कोई भी उसके खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत नहीं करेगा। 1804 में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का एम्परर डिक्लेयर कर दिया। नॉर्मली यूरोप में किंग्स को पावर भगवान की मर्जी से मिलती हुई मानी जाती थी और पोप उनके सिर पर मुकुट रखता था। लेकिन कोरोनेशन के वक्त नेपोलियन ने क्या किया? उसने पोप के हाथ से मुकुट लिया और खुद अपने सिर पर पहन लिया। मतलब वो ये दिखाना चाहता था कि उसने खुद के दम पर किया है, ना कि भगवान से मिली हुई। अब शुरू हुई उसकी सबसे महान जीतों की श्रेणी। 1805 का साल था। ऑस्ट्रिया और रशिया ने फ्रांस के खिलाफ तीसरा गठबंधन बनाया। नेपोलियन ने उनका सामना जर्मनी में किया। 2 दिसंबर 1805 को हुई बैटल ऑफ ऑस्टरलिट्ज को नेपोलियन की सबसे बड़ी जीत माना जाता है। यहां उसने अपनी कम फौज का इस्तेमाल करके दुश्मन को चकमा दिया। उसने जानबूझकर अपनी राइट विंग को कमजोर दिखाया ताकि दुश्मन वहां हमला करे, और जब दुश्मन आगे बढ़ा तो नेपोलियन ने सेंटर से हमला बोल दिया। इसे बैटल ऑफ 3 एम्परर्स भी कहा जाता है। इस जीत ने पूरे यूरोप में फ्रांस का प्रभाव मजबूत कर दिया। इसके बाद 1806 में उसने प्रशिया को हरा दिया और 1807 में रशिया के साथ संधि कर ली। लगभग पूरा कॉन्टिनेंटल यूरोप
अब नेपोलियन के कंट्रोल में आ गया था। सिर्फ एक देश बचा था, ब्रिटेन। लेकिन ब्रिटेन को समुंदर में हराना कठिन था, क्योंकि उनकी नेवी यानी नौसेना बहुत शक्तिशाली थी। इसलिए नेपोलियन ने इकोनॉमिक युद्ध शुरू किया। उसने कॉन्टिनेंटल सिस्टम लागू किया, जिसका उद्देश्य था ब्रिटेन के साथ व्यापार बंद कर देना, ताकि उनकी अर्थव्यवस्था टूट जाए। लेकिन इस नीति से यूरोप के दूसरे देशों को भी नुकसान हुआ, जिससे लोग नेपोलियन से नाराज होने लगे। लेकिन हर साम्राज्य की तरह नेपोलियन से भी कुछ गलतियां हुई। एंड्रयू रॉबर्ट्स की पुस्तक नेपोलियन अ लाइफ के अनुसार नेपोलियन की सबसे बड़ी ताकत उसकी तेजी थी, लेकिन वही तेजी कभी-कभी उसकी डाउनफॉल का कारण भी बनी। वो बहुत जल्दी फैसले ले लेता था, जो हमेशा सही साबित नहीं होते थे। साथ ही वो हर जगह अपने परिवार के सदस्यों को राजा बना देता था, लेकिन उनमें से कई लोग अच्छे रूलर साबित नहीं हुए। पहली बड़ी गलती स्पेन में हुई। 1808 में नेपोलियन ने स्पेन पर आक्रमण किया। वहां की जनता ने गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया। इस लड़ाई को नेपोलियन ने स्पैनिश अल्सर कहा, क्योंकि ये उसकी सेना को धीरे धीरे अंदर से कमजोर कर रही थी। यहां हजारों फ्रेंच सैनिक मरने लगे और बहुत सारे रिसोर्सेज बर्बाद होते गए। लेकिन सबसे बड़ी गलती रशिया पर आक्रमण करना था। 1812 में नेपोलियन ने लगभग 6 लाख सैनिकों के साथ रशिया पर हमला किया। रशियंस सीधा युद्ध करने के बजाय पीछे होते गए और जलते हुए शहर छोड़ते गए। जब नेपोलियन मॉस्को पहुंचा तो शहर लगभग खाली था। आग की लपटें पूरे नगर में फैल चुकी थीं। उसके बाद आई रशिया की कठोर शीत ऋतु। ठंड, भूख और बीमारी ने नेपोलियन की ग्रैंड आर्मी को लगभग समाप्त कर दिया। वापस लौटते समय उसके पास सिर्फ कुछ ही हजार सैनिक बचे थे। यही उसके साम्राज्य के गिरने की शुरुआत थी। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि अगर नेपोलियन रशिया न गया होता तो शायद उसका साम्राज्य और लंबा चलता। रशिया की ठंड ने उसकी किस्मत बदल दी। उसकी फौज की असली ताकत टूट चुकी थी। नेपोलियन की कमजोरी देखकर पूरा यूरोप फिर से एक हो गया। ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया सब ने हाथ मिला लिया। 1813 में बैटल ऑफ लिप्जिग हुई, जिसे बैटल ऑफ नेशंस कहा जाता है। यहीं नेपोलियन हार गया। 1814 में उसे मजबूर किया गया कि वो राजगद्दी छोड़ दे और उसे एल्बा आइलैंड पर निर्वासन के लिए भेज दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1815 में नेपोलियन एल्बा से भागकर फिर से फ्रांस लौट आया। लोगों ने उसका स्वागत किया, क्योंकि उन्हें पुरानी मोनार्की वापस नहीं चाहिए थी। इस पीरियड को 100 डेज के नाम से जाना जाता है। लेकिन यूरोप की शक्तियां तैयार थीं। 18 जून 1815 को बेल्जियम में बैटल ऑफ वाटरलू हुई। यहां ब्रिटिश सेना के सेनापति ड्यूक ऑफ वेलिंगटन और प्रशियन सेना ने मिलकर नेपोलियन को अंततः हरा दिया। बारिश के कारण जमीन गीली हो गई थी, जिसकी वजह से नेपोलियन की तोपों का प्रभाव कम हो गया और ये उसकी हार का एक बड़ा कारण बना। इस बार कोई दूसरा मौका नहीं मिला। उसे अटलांटिक ओशन में सेंट हेलेना आइलैंड पर निर्वासन के लिए भेज दिया गया। वहां उसने अपनी यादें लिखीं और 1821 में उसकी मौत हो गई। मेरी राय में नेपोलियन सिर्फ एक कॉन्करर नहीं था, वो एक सुधारक भी था। उसने नेपोलियनिक कोड बनाया, जो आज भी कई देशों के कानून की नींव है। उसने एजुकेशन सिस्टम सुधारा, सड़कें बनवाईं और योग्यता आधारित व्यवस्था को बढ़ावा दिया। उसने साबित किया कि हुनर किसी भी वर्ग से आ सकती है। हाँ, उसने लाखों लोगों की मौत का कारण भी बना और उसका एम्बिशन ही उसका अंत बनी। लेकिन अगर आप 1812 का नक्शा देखें तो फ्रांस का विस्तार इतना बड़ा था कि उसने पूरे कॉन्टिनेंट को हिलाकर रख दिया था। उसने फ्यूडलिज्म को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दोस्तों, ये थी नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी। एक ऐसी यात्रा जो कॉर्सिका के एक छोटे से घर से शुरू होकर पूरे यूरोप के सिंहासन तक पहुंची और अंत में एक सुनसान आइलैंड पर समाप्त हुई। इतिहास हमें सिखाता है कि शक्ति कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर निर्णय सही ना हो और अगर आप लोगों को साथ लेकर न चलें तो गिरना निश्चित है। शुरुआत में तो नेपोलियन को स्ट्रॉन्ग पब्लिक सपोर्ट मिला था, लेकिन बाद में यह सपोर्ट धीरे धीरे कम होता गया। पर क्यों? चलो मैं आपको कुछ पॉइंट शेयर करता हूं। शुरुआत में सब उसके साथ थे, क्योंकि उसने फ्रांस में स्थिरता लाई और फ्रेंच रेवोल्यूशन के फायदे आम लोगों तक पहुंचाए। लेकिन लगातार युद्ध, भारी टैक्स, जबरदस्ती सेना में भर्ती और रशिया कैंपेन जैसे बड़े विनाशकारी की वजह से आम लोग, सोल्जर्स और एलाइज सब उससे दूर होते गए। जब पब्लिक सपोर्ट खत्म हुआ तो उसकी पावर भी धीरे धीरे कम हो गई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।